नमस्कार मेरे प्रिय दिव्यांग भाई एवं बहनों। आज मैं पुनः आप सभी के बीच निःशक्त अधिनियम की आगे की धारा, जो मैंने पिछले वीडियो में धारा 65 तक बताई थी, जिसमें केंद्रीय सलाहकार बोर्ड क्या है, किस धारा के तहत गठन होता है, कितने सदस्य होते हैं, उनकी पद की रिक्ति कैसी होती है, रिक्ति को कैसे भरा जाता है, उनकी अयोग्यता क्या है, कौन कौन से किस प्रकार के लोगों को सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी में मेंबर नहीं बनाया जा सकता, कौन कौन से मेंबर होते हैं और उनका कार्य क्या है। उनका जो मुख्य कार्य है वो निःशक्त अधिनियम 2016 के अध्याय 11 की धारा 65 में स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। अब हम आगे चलते हैं। केंद्रीय सलाहकार बोर्ड के तो विषय में मैंने आप सभी को अवगत करा दिया। अब बात करते हैं राज्य सलाहकार बोर्ड। तो राज्य सलाहकार बोर्ड का गठन जो होता है वो निःशक्त अधिनियम 2016 की धारा 66 के तहत किया जाता है। राज्य सलाहकार बोर्ड भी प्रत्येक दिव्यांगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्लेटफॉर्म है, जो दिव्यांगता के क्षेत्र में कई परिवर्तन ला सकता है, जिसके विषय में हमें जानकारी होना नितांत आवश्यक है। तो 66 के तहत तो राज्य सलाहकार बोर्ड का गठन होता है। 67 के तहत राज्य सलाहकार बोर्ड में सदस्यों का प्रावधान किया गया है। सदस्यों का जो प्रावधान है वो कौन कौन सदस्य होते हैं, वो होते हैं दिव्यांगता से संबंधित विभाग के मंत्री, उप मंत्री, दिव्यांगता के क्षेत्र में और पुनर्वास के क्षेत्र में कार्य करने वाले 5 व्यक्ति, जिन्हें दिव्यांगता के क्षेत्र में वो विशेष रूप से वो विशेषज्ञ के रूप में काम करते हैं, वैसे लोगों को नामित किया जाता है। फिर केंद्रीय सलाहकार बोर्ड राज्य सलाहकार बोर्ड में 5 महिला, 1 अनुसूचित जाति और 1 अनुसूचित जनजाति के लोगों को नामित किया जाता है। फिर आगे जो है 3 विधान मंडल के सदस्य होते हैं, 2 विधानसभा से और 1 विधान परिषद से सदस्य होते हैं। 5 एक्सपर्ट सदस्य होते हैं दिव्यांग, जिन्हें दिव्यांगता के क्षेत्र में विशेष जानकारी होती है, और 10 सदस्य जो होते हैं एनजीओ से होते हैं, जो एनजीओ दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य करती है। ते है सदस्यों की सूची, ऐसे ऐसे लोग सदस्य होते हैं। और राज्य आयुक्त राज्य सरकार में दिव्यांगों से संबंधित विभाग में ऐसा पदाधिकारी को नामित किया जाता है जिसका पोजीशन जो होता है, जिसका पद जो होता है जॉइंट सेक्रेटरी से कम ना हो, मतलब संयुक्त सचिव से नीचे नहीं होना चाहिए। उस रंग के पदाधिकारी को भी इसमें नामित किया जाता है। अब जैसे केंद्रीय सलाहकार बोर्ड में सदस्यों का कार्यकाल था, वही कंडीशन सारी राज्य सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के लिए भी लागू होता है कि इनका कार्यकाल 3 वर्षों का होता है, और 3 वर्ष पूर्व भी चाहे तो सरकार इन्हें हटा सकती है। और इसमें जब तक कोई नया पद को भरा नहीं जाता है, तब तक व्यक्ति विशेष उस पद पर जो है कार्य करते रहेगा। उन व्यक्ति को सदस्य राज्य सलाहकार बोर्ड में नहीं बनाया जाता है जो पागल हो,
पागल हैं, दिवालिया हैं या आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, आपराधिक कार्यों में संलिप्त हैं, ऐसे लोगों को राज्य सलाहकार बोर्ड का सदस्य नहीं बनाया जाता। फिर सदस्यता की बात करें, रिक्तियां की बात करें तो रिक्तियां की जहाँ तक बात होती है तो वैसे पदों की रिक्तियां जिस पद पर कोई व्यक्ति विशेष रहता है और कोई ऐसा कार्य करता है जिस कारण राज्य सरकार को हटाने के लिए बाध्य होनी पड़ती है, तो उन रिक्तियों के विषय में कही गई है। तो राज्य सलाहकार बोर्ड की जो बैठक होती है और जिस प्रकार से केंद्रीय सलाहकार बोर्ड में बैठक होती है 6 माह में एक बार, उसी प्रकार से राज्य सलाहकार बोर्ड में भी 6 माह में एक बार या 1 वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक जरूर होनी चाहिए। अब 71 जो है राज्य सलाहकार बोर्ड का निःशक्त अधिनियम 2016 के अध्याय 11 के धारा 71 जो है 71 बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये धारा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस धारा के तहत राज्य सलाहकार बोर्ड कोई भी कार्य करती है। जैसे आज के वर्तमान परिवेश में जिस प्रकार से पेंशन को लेकर के या रोजगार को लेकर के जो समस्याएं बनी हुई है, तो इस समस्या का निराकरण कैसे किया जाए, इस पर राज्य सलाहकार बोर्ड के मेंबर जो है आपस में डिस्कस करते हैं, एक प्रस्ताव लाते हैं और जो उचित होता है कि 200 देना है पेंशन के रूप में, 400 देना है, 800 देना है, 1000 देना है, 2000 देना है, मतलब दिव्यांगता से जुड़े सभी प्रकार, चाहे खेल हो, सांस्कृतिक हो, मनोरंजन हो, शैक्षिक हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, पेंशन हो, आवास हो, जमीन हो या अन्य किसी भी प्रकार की बातें या समस्याएं जो दिव्यांगों के साथ जुड़ी है, उन सबको ध्यान में रखते हुए ये अपना सहमति देते हैं और एक रिकमेंडेशन संबंधित विभाग को या संबंधित मंत्रालय को करते हैं, तब जा कर के किसी दिव्यांग को उसका लाभ मिल पाता है। ये बताते चलूँ, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि केंद्रीय सलाहकार बोर्ड निःशक्त अधिनियम की धारा 65 के तहत और राज्य सलाहकार बोर्ड निःशक्त अधिनियम 2016 की धारा 71 के तहत कार्य करती है और जो भी वो निर्णय लेती है उसको सिफारिश कर संबंधित विभाग मंत्रालय में भेजती है, तो दिव्यांग भाई बहनों को या हमें फ़ायदा होता है, उसका फ़ायदा मिलता है। इसलिए सीधा हम सरकार को दोषी नहीं मान सकते। अब आगे चलते हैं निःशक्त अधिनियम 2016 की धारा 72 पर। तो 72 ये अधिकार देती है कि जिला स्तर पर सलाहकार बोर्ड का गठन होना। तो इस अधिनियम के तहत ही जिला स्तर पर सलाहकार बोर्ड का गठन होता है, जिसमें बुनियाद केंद्र के सदस्य, 5 दिव्यांग सदस्य, 10 NGO के सदस्य, कलेक्टर, CO, BDO, सिविल सर्जन, ये सब जो है मेंबर होते हैं। फिर जिला परिषद के सदस्य भी इसमें मेंबर होते हैं और इस सेक्शन के तहत निःशक्त अधिनियम की धारा 2016 के 72 के तहत ही किसी भी प्रकार की मीटिंग विचार विमर्श करने के लिए आयोजित कोई भी संगठन कर सकती है। अब धारा 73 की बात करें तो निःशक्त अधिनियम की धारा 73 ये कहती है कि
राज्य सलाहकार बोर्ड का गठन चाहे केंद्रीय स्तर पर की गई हो या राज्य स्तर पर की गई हो या जिला स्तर पर की गई हो, उनके द्वारा लिया गया निर्णय सिर्फ इस आधार पर अमान्य नहीं होगा कि किसी भी पद की रिक्ति है, मतलब किसी एक पद पर या दो पद पर कोई व्यक्ति नहीं है या पूर्ण सदस्य नहीं है। ये निःशक्त अधिनियम 2016 की धारा 73 कहती है। तो केंद्रीय सलाहकार बोर्ड, राज्य सलाहकार बोर्ड और जिला सलाहकार बोर्ड जो सेक्शन 60 से सेक्शन 73 तक निःशक्त अधिनियम 2016 में चर्चा की गई है, स्पष्ट रूप से उल्लेखित है। अब आप सभी समझ सकते हैं कि केंद्रीय सलाहकार बोर्ड, राज्य सलाहकार बोर्ड या जिला सलाहकार बोर्ड हमारे जीवन में कितने मायने रखता है, और हम प्रत्येक चीज़ों के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए सीधा सरकार को दोषी ठहराते हैं, जो कि उचित नहीं है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।